मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 14। देखिए चैप्टर 14 है हमारा, न्यू चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है 1857 और 58 का विद्रोह। देखिए 1857 का विद्रोह के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसके शुरुआती केंद्र मेरठ को भी माना गया है। तो चलिए इस जो विद्रोह हुआ था इस विद्रोह में किस तरीके से किसने कितना योगदान दिया वो हम पढ़ेंगे। इस विद्रोह के कारण क्या थे या इस विद्रोह की आवश्यकता क्या थी और इस विद्रोह के क्या क्या परिणाम हुए वो सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 1856 ईस्वी तक भारत पर ब्रिटिशों की विजय अधिकांश पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने अधिक से अधिक क्षेत्रों को युद्ध अथवा कूटनीति द्वारा अपने अधिकार में कर लिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर निरंतर विद्रोह होते रहे। पिछले पार्ट में आप जनजातीय विद्रोह तथा कृषक विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं। कृषकों तथा जनजातियों के अतिरिक्त शासकों, भूस्वामी, धार्मिक समूह तथा देसी सिपाहियों द्वारा भी विद्रोह किए गए। इनमें से बहुत से विद्रोह विशाल थे, किंतु 1857 में हुआ विद्रोह इन सब में सबसे अधिक विशाल था तथा इसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद जो विद्रोह है उसके बाद ही हमारी झांसी की रानी का विद्रोह भी इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शासकों तथा जमींदारों द्वारा विद्रोह। शासकों तथा जमींदारों के विद्रोह का कारण उनके ब्रिटिश शासन ने असंतुष्टि थी, क्योंकि वे अपनी भूमि तथा अधिकारों से बेदखल कर दिए गए थे। इन लोगों द्वारा काफी लोगों का जीविका का साधन समाप्त होता साधन प्राप्त होता था, इसलिए अन्य लोगों ने भी इनका समर्थन किया। किंतु इन विद्रोह के उद्देश्य बहुत ही सीमित थे, अतः वे स्थानीय ही रहे। 1856 ईस्वी तक ऐसे लगभग 40 विद्रोह मुख्यतः बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में हुए थे। देखिए हमने पढ़ा कि अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो कितनी मजबूत थी या उन्होंने किस तरीके से विद्रोह को दबाते थे। उसके बाद भी जो भारत के लोग थे वो समय समय पर कुछ न कुछ विद्रोह करते रहते थे अंग्रेजों का, ताकि वो उनके जो गुलामी से छुट्टी पा सके। पोलीगारो यानी दक्षिण भारत के भूस्वामी द्वारा किए गए विद्रोह को कृषकों का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कट्टा बोम्मन तथा पजहसी के नेतृत्व में विद्रोह किए। ब्रिटिशों ने उन्हें शांत करने के लिए या तो कुछ छूट दे दी या उन्हें हिंसात्मक रूप से कुचल डाला। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे इस चैप्टर में है, वह है धार्मिक समुदायों के द्वारा विद्रोह। धार्मिक समुदायों के द्वारा विद्रोह इसलिए किए गए क्योंकि उन्हें लगा था कि ब्रिटिश उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन से संबंधित कानून उन्हें अपने धर्म के लिए चुनौती लगे, किंतु परिणाम स्वरूप धार्मिक समुदायों ने विद्रोह किया। इन धार्मिक समुदायों में बंगाल के सन्यासी, बरेली बिहार व बंगाल के वहाबी। देखिए यहाँ जो वर्ड है हमारा वो है वहाबी, ठीक है। ये वह है हमारा तथा पूर्वी भारत के फकीर प्रमुख थे। इन्होंने स्वयं भी विद्रोह किया तथा अन्य विद्रोहों का भी साथ दिया। जैसे कि आप जानते हो ये जो कुछ हमारी रूढ़िवादी थे, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह हो गए, इस चीज़ों के लिए हमारे भारतीयों ने ही आवाज़ उठाई थी। लेकिन जो नियम कानून पारित हुआ था वो अंग्रेजों का समय था। तो जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे, जैसे सन्यासी हो गए, बहावी हो गए और फकीर हो गए, उन्हें लगा कि वो जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन है वो भारत की धार्मिकता उन पर धार्मिकता को यानी उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए उन्होंने भी विद्रोह किया। अब आता है सिपाहियों द्वारा विद्रोह। ब्रिटिश सेना का एक बहुत बड़ा भाग भारतीय से सिपाही थे, किंतु जैसे कि हमने पिछले लास्ट जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उनमें पढ़ा था कि जो ब्रिटिश सेना होती थी वो ऊंचे पद पर, उच्च पद पर तो किसी ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज को नियुक्त करती थी, और जो सैनिक होते थे उन्हें उसमें वो भारतीयों को लेती थी। किंतु बहुत से मामलों में ब्रिटिश उनके साथ पक्षपात पूर्ण से, जिसके
में हम आगे पढ़ेंगे। इस असंतुष्टि के परिणाम स्वरूप कई विद्रोह हुए, जैसे 1764 ईस्वी में बंगाल, 1806 ईस्वी में, ये जो हमारा वर्ड है ये मैं आपका लिख देती हूँ, बेल्लोर, तमिलनाडु, और 1824 ईस्वी तथा 1844 ईस्वी में बैरकपुर, बंगाल में विद्रोह भी स्थानीय प्रकृति के रहे। लोगों की भावनाएं राष्ट्रीय स्तर पर जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही थी और वह अवसर 1857 ईस्वी में आया। जो 1857 और 1858 का विद्रोह है उसके बारे में पढ़ते हैं। 1857 और 1858 ईस्वी का विद्रोह सिपाही विद्रोह सभी विद्रोह से सबसे विशाल था। ब्रिटिशों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, किंतु भारतीयों ने इसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया। देखिए, स्वतंत्रता के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम होता है वो 1857 में बोला जाता है। अब विद्रोह के कुछ कारण थे वो हम पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के कारण थे जिन्हें हम निम्न शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारा राजनीतिक कारण। देखिए, नंबर 1 क्या है हमारा? राजनीतिक कारण। ब्रिटिशों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा न केवल युद्ध से किया अपितु अन्य कूटनीतिक तरीकों से भी किया, जैसे साहक संधि तथा राज्य हड़प संधि। देखिए, साहक संधि और राज्य हड़प संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन नीतियों ने भारतीय शासकों को ब्रिटिशों के बिल्कुल विरुद्ध कर दिया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर। देखिए, राज्य हड़प नीति क्या होती थी? जब किसी राजा के मरने से पहले कोई संतान नहीं होती थी और ना ही वो किसी को गोद लेता था, तो और वो मर गया तो अंग्रेज क्या करते थे? ब्रिटिश उस राज्य को हड़प लेते थे और साहक संधि में वो अपना उस राज्य पर कब्जा करके एक जो मेन उनका सेना नायक होता था वो एक अंग्रेज होता था, तो वो अंग्रेज उसमें क्या करते थे? हस्तक्षेप करते थे। तो ये साहक संधि थी और राज्य हड़प नीति थी, जिसमें अगर किसी का कोई वंशज नहीं है यानी कोई पुत्र नहीं है तो वो उस राज्य को अपने अधिकांश में कर लेती थी। इस नीति के अंतर्गत किसी भी राजा को सिंहासन हेतु उत्तरदारी को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना पेशवा को उत्तराधिकारी के रूप में शिरकत नहीं दी गई। ब्रिटिशों ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर जफर की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक समाप्त हो गया है, अतः उन्हें लाल किला खाली करना पड़ेगा। अवध पर कब्जा होने के कारण बड़े पैमाने पर सैनिक, भूस्वामी तथा पदाधिकारी बेरोजगार हो गए। इस राज्य के सिपाही बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में सम्मिलित थे, अतः अवध राज्य के हरण से ये असंतुष्ट हो गए। अन्य राज्य भी चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें ब्रिटिशों का भय था। ब्रिटिश भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। वह भारतीयों से दूर दूर हर संभव सुख सुविधाओं के साथ रहते थे, जबकि भारतीय भुखमरी तथा गरीबों से घिरे हुए थे। ब्रिटिश प्रशासन भ्रष्ट था तथा लोग उनसे परेशान हो चुके थे। नंबर 2 आता है हमारा सामाजिक तथा धार्मिक कारण। देखिए, इस विद्रोह के एक कारण हम नहीं कह सकते, बहुत सारे मतलब कि अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से जो भारतीय थे वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे। हर समुदाय के लोग, हर जो आप कह सकते हो सामाजिक समाज से रिलेशन रखने वाले, धर्म से रिलेशन रखने वाले, राज्य से रिलेशन रखने वाले, मतलब कि सभी ब्रिटिश साम्राज्य से परेशान थे। हिंदू साम्राज्य जाति में विभाजित था, जो आज भी है। जो लोग स्वयं को उच्च जाति का मानते थे वे निम्न जाति के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। रेलों में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए भिन्न भिन्न जातियों के लोगों का एक साथ बैठकर ही यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे उच्च जाति के लोगों को कुपित किया। ब्रिटिश स्वयं को भारतीयों से शेष समझते थे। वे सुख सुविधाओं से संपन्न घरों में साधारण लोगों से दूर रहते थे तथा अलग रेल डिब्बों में यात्रा करते थे। इतना ही नहीं, जब भी ब्रिटिश उनके सामने से गुजरते थे भारतीयों को उन्हें सलाम करना पड़ता था। नंबर 2 है जो हमारा अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ में भारतीयों के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किया जा रहा है। नंबर 3 है ब्रिटिश सरकार ने ईसाइयों में धर्म परिवर्तन करने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने की अनुमति दी थी। उसे भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप माना गया। नंबर 4 ने नेक्स्ट हमारा पश्चिमी सभ्यता के विस्तार ने भारतीय पुजारी वर्ग यानी ब्राह्मण तथा मौलवी
को भयभीत कर दिया कि वे बेकार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने राजा लोगों को उकसाया कि उनका धर्म खतरे में है। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिशों ने भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह व कन्या शिशु हत्या पर प्रतिबंध तथा विधवा पुनर्विवाह को भारतीय के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप माना गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने भारत को कभी अपना घर नहीं समझा। उनका प्राथमिक लक्ष्य भारत में जितना संभव हो सके उतना धन कमाना था। नंबर 3, आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों ने भारतीयों से सबसे अधिक असंतुष्टि उत्पन्न की। भारतीय अर्थव्यवस्था हर संभव तरीके से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लाभ के अधीन बन गई। भारत में मशीन निर्मित माल से भारतीय हस्त निर्मित वस्तुओं को बाजार से हटा दिया तथा भारतीय शिल्पकारों को बेरोजगार कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक कारण के भू कर बहुत अधिक था, अतः कृषक तथा भूस्वामी असंतुष्ट थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीयों का शोषण करके फल फूल रहे थे, जबकि भारतीय गरीब व भुखमरी से मर रहे थे। भारतीयों में बढ़ती गरीबी के परिणाम स्वरूप भुखमरी फैल गई, जिसके कारण बहुत जनहानि हुई। नेक्स्ट हमारा, विभिन्न सरकारी विभागों में उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश नियुक्त किए जाते थे तथा भारतीयों को मध्यस्थ पद से ऊपर पदोन्नति नहीं दी जाती थी। उदाहरण के लिए, न्यायिक सेवाओं में भारतीयों को मुंसिफ के से उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था तथा पुलिस सेवा में इंस्पेक्टर से उच्च पद पर। यही स्थिति अन्य विभागों में भी थी। देखिए, इसमें बार बार जैसे हमने पढ़ा है कई जगह कि जो भारतीय होते थे वो एजुकेटेड होने के बाद ही, यानी जो पढ़े लिखे होते थे उसके बाद भी उन्हें कभी भी उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अब है सैन्य कारण। उपरोक्त कारणों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सिपाहियों को प्रभावित किया, क्योंकि वे भी अपने समाज से संबंध रखते थे, जिस समाज को शोषित करना ब्रिटिशों का लक्ष्य था। नंबर 1, ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का एक बड़ा भाग था, किंतु उनके साथ पक्षपात किया जाता था। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। वे अधिकारी नहीं बन सकते थे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार के पद तक ही नियुक्त किया जाता था। नंबर 2 है, भारतीय सिपाहियों को अपने धार्मिक चिन्ह पहनने के आदेश नहीं थे। नंबर 3, सिपाहियों को समुद्र पार सेवा रद्द किया जाता था, जबकि हिंदुओं को भय था कि वे यदि समुद्र पार यात्रा करेंगे तो उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रिटिशों ने वे विदेशी सेवा भत्ता यानी पट्टा भी बंद कर दिया। फिर है, ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। भारतीय सिपाहियों को अधिकांश छोटी गलतियों पर भी सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती थी, जबकि ब्रिटिश सिपाही समान गलती के लिए किसी प्रकार की सजा नहीं पाते थे। देखिए, उस समय जो भारतीय लोगों के साथ, भारतीयों के साथ पक्षपात किया जाता था, वह एक कारण था किसका? क्रांति का। अब है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण जो सबसे एक महत्वपूर्ण माना गया है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ पहले पढ़ने से पहले। जब ब्रिटिश सेना में मतलब कि जो सिपाही थे उनको एक बंदूक दी गई थी जिसका नाम था हमारा एनफील्ड। उस बंदूक में एक कारतूस का प्रयोग होता था जिसको मुंह से छीलना पड़ता था। लोगों का मानना है कि वो जो कारतूस था हमारा वो मांस से बना हुआ था, जिससे हमारे जो धर्म था उस पर प्रभाव पड़ रहा था। वो एनफील्ड एक महत्वपूर्ण कारण थी 1857 के विद्रोह का। तो चलिए वो पूरी घटना हम पढ़ते हैं। ब्रिटिशों के विरुद्ध बढ़ते असंतोष के कारण यह योजना बनाई गई कि भारतीय 31 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह करेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सिपाहियों ने बहुत पहले ही विद्रोह कर दिया, अतः यह विद्रोह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। विद्रोह का तत्कालिक कारण लघु प्रकृति का था। 1856 ईस्वी में एक नई प्रकार की राइफल यानी एनफील्ड का प्रयोग शुरू किया गया। इसके कारतूसों पर चिकनाई कागज लगा होता था, जिसे राइफल में लगाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि जब इस कागज को गाय तथा सुअर की चर्बी से चिकना किया जाता था।
जिसने हिंदू व मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। अतः सिपाहियों ने इस राइफल के प्रयोग का विद्रोह किया। ब्रिटिशों ने उन पर इस राइफल का प्रयोग करने का दबाव बनाया। यह खबर सिपाहियों के मध्य जंगल में आग की तरह फैल गई। ऐसा माना जाता है कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए यह किया जा रहा है। अब आता है 1857 ईस्वी का विद्रोह। विद्रोह की पहली चिंगारी एक युवा सिपाही मंगल पांडे द्वारा, जैसे कि आप मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसके जनक कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे द्वारा भड़काई गई थी। वह बैरकपुर वर्तमान में पश्चिमी बंगाल परगना जिले में तैनात 34वीं पैदल सेना में नियुक्त था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को उसने एक कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब उसके साथ ऐसा करने के लिए जबरदस्ती की गई तो उसने एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करके उसकी हत्या कर दी, जिसके लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया। यह खबर संपूर्ण भारत के सिपाहियों के मध्य फैल गई तथा उसके बीच पहले से व्याप्त असंतोष को उत्तेजित कर दिया। मेरठ वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला जो है में तैनात कुछ सिपाहियों ने इस विद्रोह का एक बड़ी चिंगारी प्रदान की। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को 90 सिपाहियों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। 9 मई 1857 ईस्वी को अन्य सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना तथा तोपों व मुख्य इमारतों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उन कैदी सिपाहियों को भी आज़ाद कर दिया। इस विद्रोह दूसरे स्थानों पर भी फैल गया। देखिए किस तरीके से जो एक छोटा सा विद्रोह था वो बड़ा होता गया। यह विद्रोह पूर्व नियोजित नहीं था, इसलिए उन्हें स्वयं को संगठित करने की आवश्यकता थी ताकि वे बाद में ब्रिटिश सेना का सामना कर सके। सिपाहियों ने जनरल बख्त खान को अपना नेता बनाया तथा अगले दिन दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली में जो तैनात सिपाही थे उनके साथ हो गए। उन्होंने मुगल शासन की वापसी की घोषणा की तथा 82 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट बनाया। वे ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला और महत्वपूर्ण इमारतों पर नियंत्रण करते रहे। यह विद्रोह अचानक हुआ था, इसलिए ब्रिटिश हैरान हो गए। प्रथम घटना में न तो उन्हें यह पता था कि वे क्या कर रहे हैं और न ही उन्हें यह ज्ञात था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम विद्रोह का प्रसार कि विद्रोह का प्रसार किस प्रकार हुआ। ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीयों के मन में जो क्रोध था वह अब फूट चुका था। दिल्ली पर भारतीयों द्वारा कब्जा करने की खबर से कई स्थानों पर विद्रोह हुए, जैसे अवध, कानपुर, बनारस, झांसी, आरा, रहेलखंड, मध्य भारत, बिहार के कुछ भाग, बंगाल तथा पंजाब, उड़ीसा, असम, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में छोटे स्तर पर विद्रोह हुए। जिन स्थानों पर विद्रोह नहीं हुए वहां लोग अशांत थे। साधारण जनसंख्या जिसमें भूस्वामी, कृषक तथा व्यापारी भी सम्मिलित थे। इन सिपाहियों का सहयोग उन्हें संसाधनों की आपूर्ति तथा खबरें पहुंचाकर किया। शीघ्र ही यह सैन्य विद्रोह क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह को सामान्य स्वरूप ब्रिटिश लोगों व अधिकारियों की हत्या करना था, जिसमें कभी कभी स्त्री तथा बच्चे भी सम्मिलित होते थे, किंतु अधिकांश बच्चे व स्त्रियों को छोड़ दिया जाता था। ब्रिटिश शासन के चिन्ह को नष्ट कर दिया गया तथा कई स्थानों पर खजाने लूट लिए गए। देखिए आपने अभी तक दिल्ली व मेरठ के विद्रोह के बारे में पढ़ा है, अब आगे के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दिल्ली और जो हमारा मेरठ का विद्रोह था, दिल्ली में आपने पढ़ा अभी बहादुर जफर, और मेरठ में हमारे जहाँ से इसकी माना जाता है कि युद्ध आरंभ हुआ था। अब कानपुर में जो हमारा ये युद्ध था उसकी क्या स्थिति थी वो पढ़ लेते हैं हम। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया तथा स्वयं को पेशवा घोषित करके तात्यो टोपे तथा अजीमुल्ला के साथ ब्रिटिशों का विद्रोह किया। अब अवध में आते हैं। लखनऊ में इन विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल तथा उसके कमांडर अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। मध्य भारत में रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का समर्थन किया। वह एक सैनिक की तरह लड़ी। उसने इस युद्ध में
तात्या टोपे ने भी उनका साथ दिया। ठीक है, देखिए हमने यहाँ मध्य भारत तक पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।